नमस्कार दोस्तों, धारिका कैरियर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने अपनी पिछली कक्षा में राजस्थान के भौतिक प्रदेश के एक फ्लो चार्ट की चर्चा की थी, जिसका वर्गीकरण आज की हम इस कक्षा में देखने वाले हैं। देखिएगा, राजस्थान के अगर भौतिक प्रदेशों की बात करें तो हमने इसके 4 भौतिक प्रदेश बताए थे और सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यह 33 सागर का अवशेष है। और 33 सागर का अवशेष होने का प्रमाण यहां पर मिलने वाली खारी झीलें, पश्चिमी राजस्थान में मिलने वाली जो खारी झीलें हैं, ये प्रमाणित करती हैं कि यहाँ पर कभी न कभी किसी न किसी समय में एक सागर हुआ करता था और ये जो सागर था वो था 33 सागर। तो 33 सागर का अवशेष इसको माना गया है। कुछ विद्वान बताते हैं कि यह मरुस्थलीय प्रदेश ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल का पूर्वी भाग है। ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल का ये पूर्वी भाग है। अगर हम बात करें इसकी तो एओसीन व प्लेस्टोसीन काल में जब 33 सागर यहाँ फैला था, 33 सागर या 33 भूसन्नति से जब हिमालय का निर्माण हुआ तो इसकी जो तली थी ये मरुस्थलीय रूप में आ गई और मरुस्थलीय रूप में आज भी हम कई झीलें देखते हैं जहाँ पर खारी जल के अवशेष मिलते हैं। देखो, राजस्थान का यह भौतिक प्रदेश राज्य का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश भी कहा जा सकता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अपनी एक विशेष बात है कि इस मरुस्थल को थार मरुस्थल कहते हैं और थार मरुस्थल का जो विस्तार है ये भारत व पाकिस्तान में है। थार मरुस्थल की अपनी विशेषता कि विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला एवं सर्वाधिक सघन मरुस्थल। विश्व के जितने मरुस्थल हैं, अगर हम इन मरुस्थल में पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो सघन मरुस्थल देखने को मिलता है ये थार मरुस्थल आ जाता है। इस थार मरुस्थल को सर्वाधिक जैव विविधता वाला, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी जो है वो मरुस्थल की अगर हम बात करें तो ये पाई जाती है थार मरुस्थल में। अगली विशेष बात कि थार मरुस्थल की जो पूर्वी सीमा है, ये पूर्वी सीमा बनाती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अगर हम इसकी पश्चिमी सीमा की बात करते हैं तो पश्चिमी सीमा बना दी जाती है लगभग 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। यही एक महत्वपूर्ण प्रश्न और निकल के आता है दोस्तों कि मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसे 2 भागों में बांट देती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा की अगर हम बात करते हैं तो यह आ जाती है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अब देखिएगा, अगर हम इस मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें कि यह मरुस्थलीय प्रदेश कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो अरावली जो पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला का जो पश्चिमी भाग है, अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है। ये अरावली जो कि लगभग 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के समानांतर गुजर जाती है। तो हमने बात की थी कि इसके पश्चिमी सीमा का निर्धारण, पूर्वी सीमा का निर्धारण, तो देखिएगा अंतरराष्ट्रीय सीमा से होकर जो वर्षा रेखा गुजर जाती है ये गुजरती है 10 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। यही अगर हम मरुस्थल के पूर्वी भाग की बात करते हैं तो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। अभी एक एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली, तो उसमें 50 सेंटीमीटर की बजाय दिया हुआ था 500 मिलीमीटर। तो 500 मिलीमीटर देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांट रही है
अगर हम बात करते हैं कि इस मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा, तो मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा ये आ जाती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर या 250 मिलीमीटर की जो वर्षा रेखा है ये मरुस्थलीय प्रदेश को बांट रही है, जबकि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की बात करते हैं तो राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटने का कार्य कर देती है। यही अगर हम इस मरुस्थल के विस्तार की बात करते हैं तो मरुस्थल जो है वो लगभग उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आ जाता है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाता है लगभग 640 किलोमीटर। ये जो विस्तार हमें देखने को मिलता है ये आ जाता है 640 किलोमीटर। अगर हम इसके पूर्व पश्चिम विस्तार की बात करते हैं तो ये आ जाता है लगभग 300 किलोमीटर। और इस प्रकार से हमें इसके एरिया की बात करें तो क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है और इसका क्षेत्रफल आ जाता है लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। तो थार मरुस्थल जो है, इस थार मरुस्थल के बारे में देखिएगा, थार मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा कर दिया गया। पश्चिमी सीमा का निर्धारण अगर देखें तो लगभग 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अब एक छोटी सी बात कि अगर हम बात करते हैं राजस्थान और पाकिस्तान की, तो राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य से सामान्यतः जो वर्षा रेखा सीमा बना देती है ये आती है 10 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। तो राजस्थान का यह भौतिक प्रदेश राज्य के लगभग 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है, जहां राज्य की अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, जनसंख्या की बात करते हैं तो 40% जनसंख्या निवास करती है। राज्य की जनसंख्या की बात करें तो 40% जनसंख्या निवास करती है। अगर एरिया की बात करते हैं तो राज्य के 61.1% भूभाग पर फैला हुआ है। इस मरुस्थल का पश्चिमी भाग जो पाकिस्तान के अंतर्गत आ जाता है इसे यहाँ चेरिस्तान भी कहा जाता है। थार मरुस्थल का पश्चिमी जो क्षेत्र है जो पाकिस्तान के अंतर्गत आता है यहाँ पर इसे चेरिस्तान की संज्ञा भी दी गई है। अब देखिएगा दोस्तों, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में हमने कहा कि 25 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है इसने इसके दो भाग बना दिए। पहला जो भाग आ जाता है इसे हम कहते हैं पश्चिमी रेतीला मैदान, और दूसरे भाग की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान बांगर भूमि, जिसे हमने अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहा। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या राजस्थान बांगर भूमि कहा था। अब देखिए यहाँ पश्चिमी जो रेतीला मैदान है इस पश्चिमी रेतीले मैदान को राजस्थान बांगर भूमि से पृथक कर दिया, तो यहाँ पृथक करने वाली जो वर्षा रेखा है ये आ जाती है 25 सेंटीमीटर। अब पुनः इसका विभाजन करते हैं कि पश्चिमी जो रेतीला मैदान है इस पश्चिमी रेतीले मैदान को हम दो भागों में पुनः विभाजन करने वाले हैं। तो देखिएगा इसका जो पश्चिमी भाग आ जाता है ये तो कहलाता है बालुका स्तूप प्रदेश, और इसका दूसरा जो भाग आ जाता है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। बालुका स्तूप प्रदेश की हम बात करें कि वे क्षेत्र जहां पर मिट्टी के टीलों का निर्माण होता है इसे हम बालुका स्तूप प्रदेश कहते हैं। और मिट्टी के टीलों का जो निर्माण है ये टीले निर्माण का कार्य सामान्यतः मार्च से सितंबर माह तक, मार्च से सितंबर माह तक अगर हम बात करते हैं तो वायु प्रवाह के द्वारा मिट्टी के टीलों का निर्माण होता है, जैसे अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ जो बालुका स्तूप है वो वायु प्रवाह में अवरोध के कारण समकोण पर बनते हैं, तो हम इन्हें कह सकते हैं कि पवन के समकोण पर बनने वाले, पवन के समकोण पर बनने
वाले जो बालू का स्तूप है इन्हें हम कहते हैं अनुप्रस्थ। देखिएगा पवन का प्रवाह है और पवन प्रवाह के दौरान जब मध्य में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो इस प्रकार से जो मिट्टी के टीले यहाँ पर बन जाते हैं तो इन्हें कहा जाता है अवरोधात्मक बालू का स्तूप। तो एक अन्य नाम दिया जाता है इन्हें अवरोधात्मक बालू का स्तूप भी कह सकते हैं। दूसरे प्रकार के अंतर्गत अगर हम देखें तो आ जाता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। और अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप की विशेष बात कि पवन के समानांतर बनने वाले, जिस दिशा में पवन का प्रवाह होता है उसी दिशा में ये बालू का स्तूप बनते चले जाते हैं। तो इन्हें पवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी कहते हैं। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप की संज्ञा दी गई है। एक सीधी रेखा के रूप में इनका निर्माण हो जाता है तो दोस्तों इन्हें रेखिक बालू का स्तूप भी कह सकते हैं। रेखिक बालू का स्तूप की संज्ञा भी इनको दी जा सकती है। ये दो मुख्य बालू का स्तूप। इसके बाद अगर देखें तो देखिएगा यहाँ पर निर्माण हो जाता है बरखान। और बरखान की सबसे बड़ी बात कि ये सर्वाधिक गतिशील और आकृति में अर्धचंद्राकार होते हैं। सर्वाधिक गतिशील अर्धचंद्राकार आकृति के जो बालू का स्तूप होते हैं इन्हें हम बरखान या बरखोनाइट्स भी कहते हैं। वहीं एक और अन्य बालू का स्तूप की अगर हम बात करते हैं तो तारांकित बालू का स्तूप पवन के अनियमित प्रवाह से निर्मित। देखिएगा जब पवन का प्रवाह विभिन्न दिशाओं से होता है तो यहाँ अपर्दन की क्रिया हो जाती है और अपर्दन की क्रिया के बाद में जो शेष भूभाग है ये शेष भूभाग एक तारे की आकृति में दिखाई देने लगता है। इस प्रकार के बालू का स्तूप को कहा जाता है तारांकित बालू का स्तूप। जैसे गंगानगर का जो सूरतगढ़ क्षेत्र है ये राजस्थान में प्रसिद्ध है इस प्रकार के बालू का स्तूपों के निर्माण हेतु। इसी कड़ी में अगर हम अन्य बालू का स्तूप की बात करते हैं तो देखिएगा एक शब्द आता है धरियन। और धरियन संबंधित है जैसलमेर से। जैसलमेर के निकटवर्ती भागों में जो स्थानीय बालू का स्तूप हैं इन स्थानीय बालू का स्तूपों को कहा जाता है धरियन। यही अन्य अगर हम बालू का स्तूप की बात करते हैं तो नेटवर्क बालू का स्तूप। और नेटवर्क बालू का स्तूप इन्हें हम कह सकते हैं संयोजी बालू का स्तूप। जब दो बालू का स्तूपों के बीच में एक इस प्रकार से अन्य बालू का स्तूप का निर्माण हो जाता है तो इन्हें हम कहते हैं संयोजी या फिर नेटवर्क बालू का स्तूप। दो और नाम रह जाते हैं। एक तो आता है पैराबोलिक परवलय बालू का स्तूप। परवलय बालू का स्तूप। और दूसरा आ जाता है शब्र काफिज बालू का स्तूप। एक तो पैराबोलिक या परवलय, दूसरा है शब्र काफिज बालू का स्तूप। ये दोनों ही बालू का स्तूप जो हैं ये दोनों ही बनते हैं दोस्तों वनस्पति के योग से। अगर वनस्पति बड़ी है, बड़ी वनस्पतियों के अवरोध से, बड़ी वनस्पति के अवरोध से अगर बनता है तो इन्हें हम कहते हैं पैराबोलिक या परवलय बालू का स्तूप। यही अगर हम छोटी झाड़ियों के किनारे, छोटी झाड़ियों के सहारे देखें तो यहाँ पर बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं इन्हें हम कहते हैं शब्र काफिज। तो ये पश्चिमी क्षेत्र में बनने वाले कुछ बालू का स्तूपों के प्रकार हो जाते हैं। अब देखो दूसरा जो भाग हमें मिलता है ये मिलता है
बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश से। और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करें तो भी जैसलमेर के पोखरण से लेकर जोधपुर के फलौदी तक, जैसलमेर का जो पोखरण क्षेत्र है, इस पोखरण से लेकर फलौदी जो क्षेत्र आ जाता है ये आता है जोधपुर में। और इन दोनों के मध्य का जो भाग है यहाँ पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं और बलुआ पत्थर से निर्मित ये जो अवसादी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बालुका स्तूपों का अभाव पाया जाता है। यहीं अगर हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के इस अवसादी क्षेत्र को देखें तो यहाँ पर हमें भूगर्भिक जलपट्टी देखने को मिलती है। और ये जो भूगर्भिक जलपट्टी है इसे आपने देखा होगा लाठी सीरीज के रूप में, लाठी सीरीज। और लाठी सीरीज जो है वे भूगर्भिक जलपट्टी है और ये भूगर्भिक जलपट्टी इन अवसादी शैलों के नीचे पाई जाती है। यही अगर हम बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र का ये जो भाग आ जाता है, यहाँ पर हमें एक प्राचीन जीवाश्म पार्क भी मिलता है। और प्राचीन जीवाश्म पार्क की अगर बात करते हैं तो ये पार्क जुरेसिक कालीन है। और जुरेसिक कालीन इस पार्क में लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इसे कहा जाता है आकलवुड फॉसिल्स पार्क। और आकलवुड फॉसिल्स पार्क की अगर हम बात करें तो ये आकलवुड फॉसिल्स पार्क राज्य के सबसे बड़े अभ्यारण्य में है। और इस अभ्यारण्य का नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान। 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह अभ्यारण्य जैसलमेर व बाड़मेर में स्थित है। तो यहाँ पर राजस्थान में विश्व के सबसे प्राचीन जुरेसिक कालीन जीवाश्म देखने को मिले हैं, जिन्हें हम कहते हैं आकलवुड फॉसिल्स पार्क के संदर्भ में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अब अगर इसका नेक्स्ट वर्गीकरण आपको देखना है तो इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। तब तक आप इसे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।